हमें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हम हमेशा लोगों के साथ खड़े रहे हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि लोग हमारे साथ रहेंगे। राहुल गांधी के बारे में बात न करना ही बेहतर है। वह एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें देखकर या अनुभव करके भी समझ नहीं आता। वही है राहुल गांधी। पिछली बार 99 सीटें थीं। इस बार हम उससे ज्यादा सीटें जीतकर जीतने जा रहे हैं। जनता उसके साथ है। मिस्टर पिनाराई, सबसे पहले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ने और फिर से चुने जाने के लिए बधाई, वरना यह तो अंदर बाहर एक घूमने वाले दरवाजे जैसा हुआ करता था और आपने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा और आप 2 बार चुने गए। अब आप तीसरे कार्यकाल की उम्मीद कर रहे हैं और बधाई भी। मेरा मतलब है आपकी एक मजबूत नेता की छवि है। मेरा मतलब है हम हर जगह मतदाताओं से बात कर रहे हैं और छवि ये है कि आप एक मजबूत नेता हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि आप इतने मजबूत हैं कि आप अपनी कैबिनेट में असली प्रतिभा को बढ़ने नहीं देते। 2 बेहतरीन मंत्री इसाक और शैलजा बाहर हैं। मुझे पता है कि आपके पास 2 कार्यकाल की सीमा है, लेकिन आप छूट दे सकते हैं और वे इतने अच्छे थे, वे आपके सबसे अच्छे मंत्री थे और वे बाहर हैं। लोग यही कह रहे हैं। ऐसा क्यों है? सॉरी, मैं मलयालम में बोलूंगा। हाँ, वह एक नया फैसला था। हाँ, उस मंत्रिमंडल में सभी ने समान रूप से उत्कृष्ट तरीके से काम किया था, लेकिन वहां हमने एक नया फैसला लिया कि सभी को बदलना चाहिए। उसमें वह पार्टी का एक रुख था। उसके हिस्से के रूप में छूट सिर्फ मुझे थी, बाकी सभी को बदलना था। यह उसी के हिस्से के रूप में हुआ। वह उस चरण में कम से कम कुछ लोगों को यह चिंता थी कि क्या होगा, लेकिन अनुभव दिखाता है कि उसमें कोई और समस्या नहीं हुई। नए लोगों ने बड़ी उत्कृष्टता के साथ काम किया। अब पीछे मुड़कर देखें तो केरल ने पिछले 5 वर्षों में उससे पहले के 5 वर्षों की तरह ही अच्छा काम किया है। उसने कोई खास नकारात्मकता पैदा नहीं की है। यही सच्चाई है। सर, आपको यहाँ आपके कई समर्थकों ने कैप्टन कहा है। एक बात यह है कि आप जानते हैं कि आप नेता के रूप में 10 साल पहले ही पूरे कर चुके हैं और अब आप कह रहे हैं कि आपका कैंपेन नारा वास्तव में एलडीएफ के अलावा और कौन है। लोकसभा चुनावों या स्थानीय निकाय चुनावों में प्रदर्शन यह बताएगा कि शायद दूसरे विकल्प भी हैं। हर चुनाव का अपना एक तरीका होता है। उसी के तहत विधानसभा चुनाव को विधानसभा चुनाव के तौर पर देखना चाहिए। विधानसभा चुनाव केरल के पूरे भविष्य को तय करता है। इसमें केरल का अनुभव ही अहम है। उसी अनुभव के आधार पर 2016 से लेकर 21 तक के 5 साल थे। उससे पहले राज्य बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। उसे बदलने में एलडीएफ कामयाब रहा। राज्य ने वैसी प्रगति की जैसी लोगों को उम्मीद थी। हर क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, हमारे पर्यावरण क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, आईटी क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया। यह इसलिए है क्योंकि सभी लोग यही चाहते थे। जैसा कि प्रणय रॉय ने पहले कहा था, 50 साल का इतिहास बदला गया। क्या अब एक और इतिहास रचा जा सकता है? केरल को लगातार दूसरी बार सरकार तोहफे में दी। क्या आप कह रहे हैं कि आप अब एक और इतिहास रचेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। लगातार दूसरी बार सरकार बनने के बाद केरल ने बड़े पैमाने पर तरक्की की है। उस समृद्धि के बारे में बताने पर ही आपके सवाल का जवाब पूरा होगा। यानी निरंतर शासन के हिस्से के रूप में हम केरल को अत्यधिक गरीबी से मुक्त करने में सक्षम हुए। दुनिया में बहुत कम राष्ट्र ही ऐसा कर पाए हैं। देश में कोई भी राज्य ऐसी बात के बारे में सोच भी नहीं पाया है। हमने हर क्षेत्र में बड़ी उत्कृष्टता हासिल की है। औद्योगिक क्षेत्र में अब निवेश अनुकूल मामले, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में केरल पहले स्थान पर है।
अगले ही साल भी ऐसा ही हुआ। उच्च शिक्षा क्षेत्र को बड़े पैमाने पर सशक्त बनाया जा रहा है। यह वही है जो केरल के युवा चाहते हैं। इन सब के कारण हमारा केरल दुनिया के विकास के अनुरूप और आधुनिक दुनिया के लिए उपयुक्त एक विकसित राज्य बनने जा रहा है। इसके एक हिस्से के रूप में लोगों ने इन सब की उम्मीद करते हुए एलडीएफ का समर्थन किया। हम उसे पूरा करने में सक्षम हुए हैं। हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि लोग पूरी तरह से हमारे साथ रहेंगे। तिरुवनंतपुरम से यहाँ तक गाड़ी से आते हुए लगभग हर 300 गज पर आपकी तस्वीर वाला एक बड़ा होर्डिंग है जिस पर एलडीएफ के लिए वोट लिखा है। तो क्या यह आपके लिए एक व्यक्तिगत इलेक्शन है? क्या यह एक व्यक्तिगत कैंपेन है? क्या एलडीएफ है और आप एक ही बात हैं? आप इसे इलेक्शन कैसे देखते हैं? एलडीएफ हमेशा सामूहिक काम को प्राथमिकता देता है। एलडीएफ अपने आप में एक मोर्चा है, विभिन्न राजनीतिक दलों वाला मोर्चा। सभी लोग हम एक ऐसा मोर्चा है जो सही तरीके से संवाद करता है। उसमें किसी भी तरह का कोई वन मैन शो नहीं है। सब कुछ मिलकर तय किया जाता है। लेकिन जब चुनाव प्रचार का दौर आता है तो मुझे प्रचार के क्षेत्र में एलडीएफ के प्रवक्ता के रूप में पेश किया जाता है। वह मुख्यमंत्री के पद पर होने की वजह से है। उसे बस उतना ही देखा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि उसे ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। लेकिन विजय, हर पोस्टर पर आपकी बड़ी सी मुस्कान है, ये आत्मविश्वास। हमें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है क्योंकि हम हमेशा जनता के साथ खड़े रहे हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि जनता हमारे साथ रहेगी। जरूर, वही हमारी ताकत है। लेकिन सर, एक तथ्य ये भी है, बस एक बात, कि कई विद्रोही हुए हैं, चाहे वो श्री हो, जी सुधाकरण या PKSSY, TKSSY या फिर TK गोविंदन है। ये सब भी ये धारणा बना रहा है कि ये केवल श्री के बारे में पार्टी है। पिनाराई विजयन। दूसरी बात, नेतृत्व की दूसरी पंक्ति भी है। आपने 10 साल तक राज्य को संभाला है। यह समय के बदलाव के साथ आने वाली एक बात है। हमारे बीच आमतौर पर इस तरह के बागी नहीं होते हैं, लेकिन पद का लालच ही हर चीज का आधार है। संसदीय मोह ने उन्हें एक बहुत बुरी स्थिति में पहुंचा दिया है। मैं बस एक ही बात कह रहा हूं, इन बागियों के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार बनने से हमें कोई खरोंच भी नहीं आएगी। उन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में एलडीएफ अच्छी तरह से जीत कर आएगी। इनकी उम्मीदवारी से एलडीएफ को एक खरोंच भी नहीं लग सकती। सर, यह व्यापक रूप से माना जाता है कि मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में आपने अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया में विचारधारा से ऊपर व्यावहारिकता को रखा है। चाहे वह सबरीमाला का मुद्दा हो, कुछ बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हो, या एजवा जाति के नेता वेल्लापल्ली नटेसन के साथ आपका निरंतर जुड़ाव हो, जिन्होंने मुस्लिम समुदाय के बारे में भड़काऊ टिप्पणी की है। तो आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? इसमें एलडीएफ का जो रुख है वह आमतौर पर राज्य के विकास के अनुरूप है। उसी के हिस्से के रूप में हर परियोजना को लागू करने की कोशिश की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास केरल के लिए जरूरी था। उसका विरोध था। विरोध पर काबू पाकर हम उसे लागू कर पाए। लोगों ने जो समर्थन दिया वही उसका आधार है। लोग यह चाहते हैं। उसी के साथ उस चरण में गेल पाइपलाइन को लागू करना पड़ा था, लेकिन वह रुका हुआ था। हम लोगों की इच्छा के अनुसार उसे लागू करने के लिए आगे बढ़े, उसे लागू किया। इन सब में हमारा दृष्टिकोण लोगों को समझाना था। लोगों को समझाया, लोगों को साथ रखा, इस तरह लोगों का सहयोग प्राप्त किया, अच्छी तरह से लागू कर पाए। उस चरण में ही रुकी हुई एक परियोजना थी एडमन कोची पावर हाईवे। उसे भी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने छोड़ दिया था। उन्हें वापस बुलाया, काम पूरा करने के लिए कहा। उसमें भी कुछ बाधाएं थीं, लेकिन हम उसे पूरा कर पाए। देश के प्रति प्रतिबद्ध एक मोर्चे के रूप में यह सब पूरा किया गया। वही हमारी एक खासियत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो सिर्फ यही नहीं, हमारा पहाड़ी हाईवे भी है। उसी तरह तटीय हाईवे 10,000 करोड़ रुपए खर्च करके राज्य इसे पूरा कर रहा है। IFB के जरिए ही वह पैसा जुटाया गया है। कोवलम से लेकर बेकल तक जलमार्ग है, 600 किलोमीटर है।
उस जलमार्ग को पूरा करने की कोशिश चल रही है। उसके पूरा होने पर केरल के टूरिज्म में एक बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि यह टूरिस्टों के लिए एक बड़ा आकर्षण बन जाएगा। उसी तरह हमारे द्वारा पूरी की गई एक परियोजना है विजिंजम। विजिंजम भले ही केरल का एक पोर्ट है, लेकिन असल में यह भारत का पोर्ट है। यह भारत देश का सबसे बड़ा पोर्ट बन गया है। यह दुनिया के दुर्लभ पोर्ट्स में से एक बन गया है। उसी तरह हवाई अड्डे का विकास, हमने एक अच्छा हस्तक्षेप किया है। कन्नूर हवाई अड्डे को साकार किया, लेकिन उससे संबंधित कुछ बाधाएं केंद्र सरकार की नीति के कारण उत्पन्न हुई हैं। सबरीमाला में एक और हवाई अड्डा स्थापित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हम इस तरह के बुनियादी ढांचे के विकास को अच्छी तरह से लागू करने के लिए तैयार हैं। साथ ही अगर सबरीमाला के मुद्दे को देखें तो सबरीमाला के मुद्दे पर हमने कोई नया दृष्टिकोण नहीं अपनाया है। 2006 की एलडीएफ सरकार द्वारा अपनाया गया एक दृष्टिकोण है। वह यह है कि रीति रिवाजों और अनुष्ठानों के मामलों में उससे संबंधित निर्णयों पर पहुंचने से पहले अदालत को हमारे इस क्षेत्र के विशेषज्ञों, विद्वानों और साथ ही समाज सुधारकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। यही उस समय अपनाया गया रुख था। हमने अब भी वही बात कही है। अभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, बाकी बातें सुप्रीम कोर्ट के पूछने पर कहेंगे। वेल्लापल्ली नटेसन एक सामुदायिक नेता हैं। वे हमारे केरल के सबसे बड़े पुनर्जागरण आंदोलन के इतिहास वाले संगठन एसएनडीपी के नेता हैं। उनकी कुछ आलोचनाएं विवादास्पद हो गई हैं, लेकिन उसके संबंध में उन्होंने एक स्पष्टीकरण दिया है। वह स्पष्टीकरण है, मैंने मुसलमानों की आलोचना नहीं की। मुसलमानों और हम, यानी वह पिछड़ा वर्ग जिसका वह प्रतिनिधित्व करते हैं, हम सब ने मिलकर यहाँ बड़े संयुक्त आंदोलन किए हैं। मुझे कभी भी किसी मुसलमान से कोई द्वेष नहीं रहा है। मैंने मुस्लिम लीग की ही आलोचना की थी। मैंने मुस्लिम लीग द्वारा किए गए कामों के बारे में ही कहा। यह मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। यह वेल्लापल्ली नटेसन द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण है। तो ऐसा स्पष्टीकरण सुनने के बाद मुझे यह पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने मुस्लिम लीग की आलोचना क्यों की। इसीलिए मैंने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। यही तथ्य है। इन केरल चुनावों के बारे में दो बहुत दिलचस्प और अनयूजुअल बातें हैं। एक मतदाता है, दूसरी राजनीति है। मतदाता लगभग आधे हिंदू हैं, आधे अल्पसंख्यक हैं। 45% हिंदू और मुसलमान, 45% मुसलमान और ईसाई और 55% हिंदू। अब मुसलमान और ईसाई, हमारे सभी आंकड़े दिखाते हैं कि यूडीएफ के पास एलडीएफ से दोगुने वोट हैं। मुसलमान और ईसाई यूडीएफ को वोट दे रहे हैं। आपका मुख्य समर्थन हिंदुओं से आ रहा है। अब बीजेपी आपके हिंदुओं को पाने की कोशिश कर रही है। असल में उन्होंने पहले ही उच्च जातियों को अपनी तरफ कर लिया है। हमने यही पाया है। एलडीएफ से बीजेपी की ओर हिंदुओं की उच्च जातियों का एक बड़ा झुकाव। तो इसमें इलेक्शन आपका मुख्य निशाना कौन है, बीजेपी या यूडीएफ? क्योंकि बीजेपी आपके मुख्य आधार हिंदू आधार में सेंध लगा रही है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपने केरल में हमारे जन समर्थन के बारे में बात की। उसमें पहले चरण में यह कही गई बात सही है। पहले चरण में हमें सबसे ज्यादा समर्थन हिंदू वर्ग से था। अल्पसंख्यक वर्गों में हमारे बारे में कुछ गलतफहमियां थीं। उसके चलते हमें थोड़ा दूर रखा गया था उस जमाने में। लेकिन प्रदेश के अनुभव, देश के अनुभव, इन सब ने अल्पसंख्यकों को अलग तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया। प्रदेश देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुए सभी कदमों का कड़ा प्रतिरोध हमने ही किया है। इतना ही नहीं, जब अल्पसंख्यकों पर सांप्रदायिक हमले होते हैं तो उन सांप्रदायिक हमलों का विरोध करने के लिए, उन सांप्रदायिक संगठनों का विरोध करने के लिए हमारे साथियों ने ही अपनी जान दी है। तो वे ये सब देख रहे हैं।
जान ये देते हैं, मुकदमे में ये फंसते हैं, जेल में ये डाले जाते हैं, दूसरी तरह की परेशानियां ये सहते हैं, तो फिर हम इनसे दूर क्यों रह रहे हैं? ऐसा एक विचार उनमें स्वाभाविक रूप से आया। इसके साथ ही पूरे देश में जो समस्या उभरी, उस दौर में भारत देश में सीपीआईएम और वामपंथियों ने जो रुख अपनाया, उसने भी अल्पसंख्यकों को बड़े पैमाने पर सोचने पर मजबूर कर दिया। इन सब के परिणाम स्वरूप हमारे पक्ष में एक अच्छा बदलाव आया। यानी भले ही ऐसा लगा कि उन्होंने पहले हमें दूर रखा था, लेकिन आम तौर पर अल्पसंख्यकों के बीच अच्छी स्वीकार्यता थी। अब हमारा अनुभव है कि हमें अल्पसंख्यक समुदाय के किसी भी वर्ग से संपर्क करने में कोई कठिनाई नहीं है। उस समुदाय को भी हमसे संपर्क करने में कोई कठिनाई नहीं है। तो गवर्नमेंट के तौर पर देखें तो गवर्नमेंट और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच होने वाला संवाद बहुत अच्छा और सौहार्दपूर्ण संवाद है। उनके सभी नेतृत्व के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे हैं। आज जैसा कि आपने कहा, यह सच है कि हिंदू समुदाय बड़े पैमाने पर एलडीएफ और सीपीआईएम का समर्थन करता है। वह समर्थन अब भी जारी है। कांग्रेस और बीजेपी ये देख रही हैं कि इन सबको किस तरह कमजोर करके सीपीआईएम, वामपंथ और एलडीएफ को कमजोर किया जा सकता है। अब बीजेपी ने देश में ही सबसे बड़े दुश्मन के रूप में कम्युनिस्टों को देखा है। उन्होंने 3 लोगों को आंतरिक दुश्मन के रूप में देखा। एक मुस्लिम, ईसाई, कम्युनिस्ट। इसी को उनके आंतरिक दुश्मन के रूप में घोषित किया गया है। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने खुद त्रिपुरा में चुनावी जीत के बाद कहा कि यह एक वैचारिक जीत है। तो वे हमें सबसे बड़े दुश्मन के रूप में ही देखते हैं। हम सांप्रदायिकता से कोई समझौता नहीं कर सकते। सांप्रदायिकता के प्रति हम एक अच्छा, बिना समझौते वाला रुख ही अपनाते हैं। भाजपा एक राजनीतिक पार्टी है जो आरएसएस द्वारा संचालित है। सब जानते हैं कि आरएसएस एक कट्टर सांप्रदायिक रुख अपनाता है। हमने हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ बिना किसी समझौते के रुख अपनाया है। हम हर तरह की सांप्रदायिकता के खिलाफ एक दृढ़ रुख अपनाते हैं। केरल की स्थिति का विश्लेषण करें तो हर निर्वाचन क्षेत्र में जीत की संभावना को देखते हुए मुकाबला काफी हद तक यूडीएफ और एलडीएफ के बीच है। तो कई जगहों पर एलडीएफ का मुख्य प्रतिद्वंद्वी यूडीएफ होगा। मुझे लगता है कि यहाँ केरल में भाजपा को एक भी सीट मिलने की संभावना नहीं है। एक भी सीट मिलने की संभावना नहीं है। लेकिन हम भाजपा को मुख्य दुश्मन के रूप में ही देख रहे हैं। क्यों? अगर भाजपा देश में अपना प्रभाव जमा लेती है, ये सिर्फ सीट जीतना नहीं है। अगर किसी भी तरह से प्रभाव जमाने की स्थिति बन भी जाती है, तो देश का माहौल बदल जाएगा। देश की शांति और अमन में बाधा आएगी। तो देश की शांति और अमन बना रहना चाहिए। पिछले 10 वर्षों से केरल एक ऐसा प्रदेश रहा है जहां कोई सांप्रदायिक संघर्ष नहीं है, कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं है। देश से बिल्कुल अलग एक स्थिति केरल में बनी हुई है। यहाँ शांति और सद्भाव कायम है। कई लोग केरल में रहने के लिए उत्सुक हैं। अगर आरएसएस और दूसरों का प्रभाव यहाँ बढ़ा तो यह माहौल बदल जाएगा। अभी हम सब अपनी पसंद के कपड़े पहन रहे हैं, अपनी पसंद का खाना खा रहे हैं, अपनी पसंद के तरीके से अपनी पसंद के पूजा स्थलों पर जा रहे हैं। यहाँ इन सब का अधिकार है। कोई किसी पर कोई और पाबंदी नहीं लगा सकता। हम चाहते हैं कि यह माहौल खराब ना हो। इसीलिए हम बीजेपी को मुख्य शत्रु के रूप में ही देखते हैं। चुनाव में हर निर्वाचन क्षेत्र में हम यूडीएफ को मुख्य शत्रु के रूप में देखते हैं। उन्हें हराना ही हमारा मुख्य तरीका है। साथ ही हम यह भी मानते हैं कि बीजेपी को एक भी निर्वाचन क्षेत्र मिलने की संभावना नहीं है। आप कह रहे हैं कि भाजपा आपका मुख्य शत्रु है और फिर भी यहाँ सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी नहीं है, और फिर भी आप मानेंगे कि आपके राज्य में भाजपा की उपस्थिति बढ़ रही है।
साथ ही मिस्टर राहुल गांधी कहते हैं कि आप वास्तव में कांग्रेस और यूडीएफ को हराने के लिए भाजपा के साथ एक समझ बना रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में बात न करना ही बेहतर है। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वह एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें देखकर या अनुभव करके भी बात समझ में नहीं आती। वही है राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी और उसी तरह कांग्रेस नेतृत्व भाजपा की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? राहुल गांधी और कांग्रेस ने दिल्ली में जो किया उसकी जांच कर लेना ही काफी है। उत्तर भारत में दिल्ली ही तो एक ऐसी जगह थी जो भाजपा मुक्त थी। वहां भाजपा के लिए सुविधाएं बनाने और भाजपा के जीतकर आने की सुविधा तो राहुल गांधी और कांग्रेस ने ही दी थी। केजरीवाल के खिलाफ जोरदार कार्रवाई। जब केजरीवाल के मंत्रिमंडल के सदस्य को गिरफ्तार किया गया तो कांग्रेस ने ही पूछा था कि केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। जब केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो कांग्रेस ने ही तालियां बजाईं और पटाखे फोड़े थे। अब अदालत ने केजरीवाल को बरी कर दिया है। असल में जब भाजपा के मुंह पर तमाचा पड़ता है तो कांग्रेस को भी तो चोट लगती है। वहां चुनाव आ गए। कांग्रेस की संभावना क्या है यह तो सभी जानते हैं, लेकिन बीजेपी को आने की सुविधा देते हुए हमारे केजरीवाल और एएपी का विरोध करने वाला रुख ही तो कांग्रेस ने अपनाया था। उससे बीजेपी को सत्ता में आने में सहूलियत हुई ना। इसी वजह से तो वे बीजेपी की बी पार्टी होने के स्तर तक गिर गए हैं। अब हरियाणा, आप सभी को अच्छी तरह पता है ना। क्या किसी ने सोचा था कि हरियाणा में बीजेपी जीतेगी? बीजेपी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन क्यों? आज के भारत में हमारे देश की स्थिति को देखते हुए बीजेपी का सामना किसी एक गैर बीजेपी पार्टी के अकेले चाहने से नहीं हो सकता। गैर बीजेपी पार्टियों की एक व्यापक एकता चाहिए। उसी एकता के खिलाफ ही तो कांग्रेस ने हरियाणा में काम किया था। इसी वजह से तो जिन्हें साथ रखना चाहिए था उन्हें साथ नहीं रख पाए। उससे तो बीजेपी को ही मदद मिली ना। उसका नतीजा यही हुआ ना कि बीजेपी को फायदा मिला। इसी का एक और पहलू ही तो बिहार में देखने को मिला। बिहार समेत राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो कांग्रेस का पहला काम ही वहां हर जगह का माहौल बिगाड़ना होता है ना। अगर माहौल बिगड़ता है तो यह बीजेपी के लिए एक फायदेमंद स्थिति है ना। उसके बाद वे लोग एक हो जाएंगे। तब तक तो माहौल बिगड़ गया है ना। बीजेपी के लिए एक अनुकूल स्थिति बन गई है ना। बीजेपी जीत सकी है ना। इन्होंने हमेशा से यही रवैया अपनाया है। वह देश के दूसरे हिस्सों में देखने को मिल रहा है। केरल में तो केरल की कांग्रेस को बहुत पहले से ही जनसंघ और बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का अनुभव रहा है। वही हमें देखना है। आप आर्थिक नाकेबंदी की बात करते रहते हैं। अगर केंद्र में बीजेपी सत्ता में है और आप यहाँ हैं तो आपको केंद्र से राज्य को फंड कौन देगा? क्या उसकी वजह से राज्य को नुकसान होगा? ये तो केरल की बहुत बड़े पैमाने पर अनदेखी हो रही है। हमारे केरल की स्थिति की जांच करें तो केरल की आबादी राष्ट्रीय आबादी का 2.5% है। हमें मिलने वाला टैक्स का हिस्सा सिर्फ 1.9 है। तो बड़ी कमी है ना। जनसंख्या के अनुपात वाला टैक्स हिस्सा तो है नहीं। हमें जो हिस्से सामान्य रूप से मिलने चाहिए उनमें बहुत बड़ी कटौती की जा रही है। केरल यह सब भुगत रहा है। कर्ज लेना आमतौर पर किसी राज्य के विकास के लिए होता है, अन्य खर्चों के लिए नहीं। उस खर्च का पैसा विकास के लिए पूंजीगत व्यय पर ही तो खर्च होता है। 90% से अधिक का उपयोग विकास के लिए पूंजीगत व्यय पर किया गया है। ऐसा कर्ज जो हमारा हक है उसे लेने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, उसमें कटौती कर रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में एक तरह की नाकाबंदी। उस मामले में हमने कई बार झांपन दिया, कोई नतीजा नहीं निकला। आंदोलन का रास्ता अपनाया, कोई नतीजा नहीं निकला। आखिर में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल की दलील में दम पाया। इस तरह वह मामला संविधान पीठ के पास गया। अभी वह मामला संविधान पीठ के विचाराधीन है। यह हमारा अनुभव है। केंद्र सरकार की ओर से जो हस्तक्षेप हो रहा है वह केरल के लिए संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन है।
आपकी सरकार और पार्टी लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, अन्य सामाजिक सेवाएं, सुरक्षा आदि प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस राज्य में विकास दर दक्षिण के सभी राज्यों से कम रही है और युवाओं में बेरोजगारी 40% है। क्या आपको लगता है कि आपने युवाओं को अपने पार्टी के साथ रखने और अपने पार्टी का समर्थन करने के लिए पर्याप्त किया है? और क्या आपको लगता है कि आपने इस राज्य को प्रगति करते रहने के लिए आर्थिक रूप से पर्याप्त किया है? हमारे घरेलू उत्पादन में अच्छी तरह से सुधार हुआ है। बस इतना ही है कि उस सुधार के आंकड़े अब भी मेरे पास नहीं है, वो मैं आपको दे सकता था। असल में यह एक घरेलू उत्पादन है जो अच्छी दर से विकसित हो रहा है। हमारे अपने कर राजस्व और गैर कर राजस्व में वृद्धि के कारण ही हम इस तरह की कई बाधाओं और रुकावटों के बावजूद टिक पाए। असल में अगर केंद्र की मदद ठीक से मिली होती तो केरल को कोई आर्थिक समस्या नहीं होती। अब इतनी अच्छी तरह से प्रगति हुई है। अगर हम आंकड़े देखें तो 2011 से 16 यूडीएफ सरकार का समय था, है ना? 2011 से 16 तक 2 लाख करोड़ की वृद्धि हुई थी। जब वह 21 हुआ तो 16 से 21 का जो समय है वह एलडीएफ का समय है। लेकिन हमें जिन आपदाओं का सामना करना पड़ा वे बहुत ज्यादा थी, है ना? यहाँ सदी की महाप्रलय, उसके बाद हुई भीषण मानसूनी आपदा, फिर दुनिया भर में हुए कोविड का प्रभाव, इन सब से पहले आए ओखी और निपाह। ये सभी केरल के केरल को बड़े पैमाने पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले कारक हैं। फिर भी उस चरण में हमें 2 लाख करोड़ की वृद्धि हुई, लेकिन 21 से 26 तक पहुंचने पर यह सामान्य रूप से दिखने वाला 2 लाख नहीं है। हमने अब लगभग 7 लाख करोड़ की वृद्धि की है। तथ्य यह है कि उस तरह की उत्कृष्टता हमारे इस मामले में देखी जा सकती है। आप बेशक कहेंगे कि आपका पार्टी या एलडीएफ एक मेजॉरिटी को विन करने जा रहा है, लेकिन उस परिदृश्य में क्या होगा जहां एलडीएफ और यूडीएफ को लगभग समान संख्या में वोट मिलते हैं? नहीं, और बनाने के लिए पर्याप्त नहीं, माफ कीजिए, सीटें और सरकार बनाने के लिए पर्याप्त नहीं। ऐसी कोई संभावना ही नहीं है। हम इस बार पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतकर जीतने जा रहे हैं। आप में से किसी को भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। केरल बदल गया है, अच्छी तरह से प्रगति की है। यह प्रगति और भी चाहिए, ऐसा सभी लोग चाहते हैं, देश चाहता है। इसलिए पिछली बार 99 सीटें थीं। इस बार उससे भी ज्यादा सीटें जीतकर जीतने जा रहे हैं। लोग उसके साथ हैं। आखिरी सवाल, भले ही केरल में 50% अल्पसंख्यक हैं, लगभग 46% अल्पसंख्यक, फिर भी यह सबसे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व वाले राज्यों में से एक है। हम केरल की प्रशंसा करते हैं, जिस तरह से सभी ईसाई, मुस्लिम, हिंदू शांति से रहते हैं और शांति से बातचीत करते हैं। ये भारत के सबसे धर्मनिरपेक्ष राज्यों में से एक है, सच्ची धर्मनिरपेक्षता का एक उदाहरण। क्या वह अब खतरे में है? क्योंकि मुसलमान इस बात को लेकर थोड़े चिंतित हैं कि भाजपा क्या कह रही है। ईसाई मुसलमानों को लेकर थोड़े चिंतित हैं। आप लगभग 50-50 समाज में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के इस अद्भुत उदाहरण को कैसे बनाए रखेंगे? हिंदू 54% और मुस्लिम और ईसाई 46%। लेकिन शांतिपूर्ण, क्या ये अब खतरे में है? क्या केरल में नकारात्मकता और हिंसा आने का खतरा है? केरल में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों में से अधिकांश लोग धर्मनिरपेक्ष मानसिकता वाले हैं। यहाँ सांप्रदायिकता का बहुत कम प्रभाव है। सांप्रदायिक ताकतें इन कही जा रही कई बातों की कामना कर रही होंगी, लेकिन सब चाहते हैं कि देश की शांति और अमन उसी तरह बनी रहे। अब हमारे केरल का अनुभव लें तो जाति भेद और धार्मिक द्वेष के बिना सभी भाई बहन के रूप में रहने के लिए सभी भाई बहन, उस तरह से यहाँ चीजें आगे बढ़ रही हैं। फिर आप कोई भी बात ले लें, उन सब में आपसी सहयोग देखने को मिलेगा। अब ये ओणम त्योहार है,
मुसलमान और ईसाई भी उस ओणम त्योहार में भाग लेंगे। अभी कुछ दिन पहले ईद उल फितर गुजरी, उसमें केरल के अन्य धर्मों के लोग भी भाग लेंगे। यह सिर्फ एक मुसलमान का त्योहार नहीं रह गया है। कई घरों में उस दिन को ईद के एक छोटे से हिस्से के रूप में मनाने की प्रथा है। क्रिसमस आता है, ईस्टर आता है, उस समय भी सभी लोग उसके हिस्से के रूप में भाग लेते हैं। हमारे अन्य उत्सव, कार्यक्रम, किसी एक विशेष धार्मिक समुदाय के उत्सव, कार्यक्रम में, वह पूजा स्थल का कार्यक्रम हो, पूजा स्थल के कार्यक्रम में अन्य धार्मिक समुदायों के लोग भी भाग लेते हैं। इस तरह केरल में एक महान धार्मिक सद्भाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि इसे खतरे में डालना चाहिए, लेकिन इसे खतरे में डालना इतना आसान नहीं है। धर्मनिरपेक्षता की ताकत इतनी गहरी है। फिर वामपंथ का प्रभाव, वही इन सब की गारंटी है। उस वामपंथी प्रभाव, वामपंथी ताकत के हिस्से के रूप में ही यह धर्मनिरपेक्षता इस तरह कायम है। किसी भी तरह की सांप्रदायिक चाल चले, चाहे वह कैसी भी हो, वामपंथ उसका विरोध करने के लिए आगे आएगा। यहीं पर, जैसा मैंने पहले कहा, यह वह धरती है जहां कई साथियों ने अपनी जान देकर संघर्ष किया है। इस तरह यह धर्मनिरपेक्षता का गढ़ बन गया है। हम उसकी रक्षा जरूर करेंगे, किसी भी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद के लिए धन्यवाद।